ऐसे काम क्यों ना करें, भले ही छोटा हो, लेकिन एक योगदान बने समाज के, देश के उत्थान में। जब जिंदगी में कुछ कमी महसूस हो, आपको ऐसा महसूस होने लगता है जैसे आपने कुछ खो दिया है, तो इसे खोजने के लिए आपको खुद को खोना होगा। सवाल बनता है कि क्या आपने कभी खुद को खोया है, अनजान राहों पर या फिर मौन के क्षणों में। यदि आप अपने दिल की सुनेंगे तो यात्रा कठिन नहीं होगी। आपको पता नहीं होगा कि मंजिल कहाँ है, लेकिन शायद आपको पता चल जाएगा कि आपका दिल कहाँ है। तो आइए मिलकर खोजें वो बंधन, वो मुस्कुराहटें, वो प्यार, कुछ पुरानी यादें और नए सवाल। जी हाँ, नमस्कार। न्यूज लेटर के साथ हाजिर हूँ मैं, राकेश रंजन। आज हमारे साथ हैं सरिता सिंह जी। इनसे परिचय आप खुद करिए। संवाद का क्रम आगे बढ़ाने से पहले एक बात कहता बढ़ूँ कि आशा पर संसार टिका है। जन्म से लेकर मरण काल तक मनुष्य की आशा खत्म नहीं होती। आशा जीवन का सौंदर्य है, आशा जीवन का दीप है। आशा थाली में भरा एक ऐसा खाद्य है जिसे मनुष्य खाता रहा है, पर थाली ज्यों की त्यों आज तक भरी हुई है। पुस्तकों की बात करेंगे तो पुस्तकें मनुष्य में प्राण का संचार करती हैं। उसके अंतस को मुक्त कर उड़ने के लिए पंख देती हैं। उसे जीवन के अंधेरों से निकालकर आशा और विश्वास के नए स्वप्न लोक में ले जाती है। प्राचीन पुस्तकों से गुजरना, अपने उन आदि पूर्वजों के विचारों, उनकी चिंताओं, उनके सपनों, उनके सद्कर्मों, जीवन संग्राम, उनकी विजय और पराजय, उनकी तपस्या, उनके त्याग आदि से गुजरना, एक दिव्य लोक में भ्रमण करना है। मैंने जो ताना बाना बुनने की कोशिश की है, जाहिर है बात रचना धर्मता की है, रचना संसार की है, पुस्तकों की है। तो सरिता जी, नमस्कार, आपका स्वागत है। पहले आप अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए। आप कहाँ से हैं, आपकी शिक्षा और पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है। क्या आपके परिवार में कोई और भी साहित्य और समाज सेवा से जुड़े हैं। बचपन में आपके जीवन में ऐसा कौन सा मोड़ आया जिससे आपको साहित्य और समाज सेवा की ओर प्रेरित किया। जी। नमस्ते। ज्यादा मैंने मेरी मुजफ्फरपुर से मायका हुआ, लेकिन जमशेदपुर में ही जन्म पढ़ाई लिखाई हुआ। गांव से आना जाना है। जी। ससुराल भी हाजीपुर है। और सौभाग्य से जमशेदपुर जीवन यापन के लिए भी रहना पड़ा, यही जी। है। तो शिक्षा भी जमशेदपुर से हुई। जी, माता पिता जी आपके जमशेदपुर में ही रहते हो, वो भी तो बिहार से होंगे ना। जी जी। माँ गांव में अक्सर बाबा के पास रही है। बने पहले रहता था कि एक ना एक बहू को रहना है, तो अक्सर बड़ी बहू के नाते माँ गांव में रही। जी। और 5 साल के हम जब छोटे, मैं ही भाभी लोग के पास रहे। शादी हो गई थी तो भैया की। तो एक जो खालीपन होता है, वो चीज हमको किताब के तरफ, अकेलापन, माँ का रहना और माँ का ना रहना, दोनों में अंतर है। माँ का रहकर ना रहना कहीं और है, तो वो चीज कोई भर नहीं रहने से बहुत जगह भरपाई हो जाता है कि नहीं है तो एक अलग है, लेकिन है तो उस चीज को खालीपन में किताब के प्रति या पेपर है जो भी अखबार से है। और जुगसलाई सेवा सदन पुस्तकालय में हम 7-8 साल तक जी। जी। सदस्य में थे। जी। वहीं से साहित्य के प्रति रुझान हुआ मेरा। अच्छा, तो साहित्य जो जुगसलाई साहित्य सेवा सदन है, वहाँ से आप में साहित्यिक हाँ, अभिरुचि का विकास हुआ और बातें बढ़ी। तो आपकी शिक्षा दीक्षा जो है वो मूल रूप से कहाँ से हुई, कहाँ तक हुई। बिष्टुपुर जी टाउन स्कूल, डीए मदन स्कूल, वुमेन्स कॉलेज मैंने बिष्टुपुर से ही है, तो उसी रास्ता में सहेलियों से पता चला पुस्तकालय का। जी। ग्रेजुएशन मैंने कॉलेज से ही हुआ है। और कॉलेज में ही बच्चन पाठक सलील के संपर्क में कुछ एक उर्मिला पर मेरी रचना थी, जी। जो जी। जी। उन पारखी नजर पड़ी उस रचना पर, और उन्होंने मुझे बुलाकर एक अखबार
का नंबर, प्रभात खबर का नाम भी लेना चाहते हैं, जी क्योंकि रेगुलर 3-4 साल तक उस पेपर में मेरी रचना आई थी। और युवानी आकाशवाणी कार्यक्रम में हमेशा लगभग 4-5 साल तक कविता पाठ के लिए उनके सहयोग से ही आमंत्रित होती रही। जी, बच्चन पाठक सलील जी तो जमशेदपुर की क्या साहित्य की दुनिया में भी जाना पहचाना नाम थे, अच्छे शिक्षक के रूप में उनकी पहचान थी, तमाम बातें थी। तो जो कविता की आपकी यात्रा की जो बातें हुई और उसमें है, तो कहा जाता है कि जो दिल के घाव और भाव जो होते हैं वो अपने या किसी अन्य के लिए गहरे हों तो कविता अनायास अपने सुंदरतम रूप में प्रकट हो जाती है। तो जो आपके साहित्यिक सफर की बात है और लेखन की जो बात है, तो आपने बताया कि आप किस तरीके से कॉलेज के दिनों से ही आपका रुझान बढ़ा और कैसे साहित्य सेवा सदन से जुड़ाव हुआ और फिर बच्चन पाठक सलील जी से मिलना हुआ और उन्होंने आपको प्रोत्साहित किया। तो ठीक है, एक अच्छी बातें थी, सकारात्मक बातें थी। तो इससे जुड़ता एक सवाल बनता है कि आपकी जो पहली कविता थी वो कविता किस जी, विषय पर थी और उसके पीछे की क्या कहानी थी? जी मेरी वो रचना याद भी है मुझे, जी कैदी जी मैना। जी हाँ, मेरा नाम है, क्लास 9 में लिखे हैं, 9वीं कक्षा में। मेरा जी नाम है, मैं ना चाहती हूँ, उस नीले अंबर को छूना चाहती हूँ, सपने देखती हूँ, सजाना चाहती हूँ, जीवन की इस डोर में बंधना चाहती हूँ, मेरे पंख उतर दिए जाते हैं, मैं कैद में फड़फड़ाती छटपटाती मैं न हूँ। जी जी, तो बहुत अर्थपूर्ण और संदेश की बात है। तो इसमें जो आप जो ज्यादा जो लिखती हैं कविता, तो ठीक जी, है, तो उसमें है कि कोई एक खास विषय होगा, तो जैसे कि समाज पर केंद्रित रखती है। आप चूंकि महिला हैं तो नारी की बात करेंगे तो नारीवाद की बात हो जाएगी, प्रेम की बात, साहित्य, बाल साहित्य की बात, प्रकृति की बात। तो माने मुख्य विषय कहाँ केंद्रित रहता है आपका, ज्यादा आपकी जो रचना होती है जिन विषयों को केंद्रित करके? जी ज्यादातर तो भावपूर्ण कहते हैं कि नारी पर ही, नारी विमर्श की एक बहुत कोई बोलता है नारी विमर्श की सबसे सशक्त रचनाकार है, ये बने लोगों का कहना है। लेकिन जब कोई भी चीज हमको छूता है, जैसे कुंभ स्नान का है, तो दोनों पक्ष हम देखते हुए विहाल में रचना है। तो ऐसा नहीं है, उस व्यंग के रूप में बोली कि बहुत बड़ी दुनिया है, जी जी जहाँ पैरों, अभी कुछ दिन, 15 दिन 20 दिन पहले, पैरों में जंजीर, जिस देश में पैरों में जंजीर बांध कर निकाला जाता, तो इस तरह की रचना है सामाजिक मुद्दे को छूती हुई भी, जो हमको नहीं है। जहाँ पत्थर से बेटियां कभी कभी देखते, जैसे धार्मिक पक्षधर भी हैं, लेकिन हम कुरीतियों को समर्थन नहीं करते। तो जहाँ बर्फ की शिलाओं से भी बेटियां ब्याह दी जाती है, हमको मालूम नहीं, संस्था का नाम भी नहीं मालूम, लेकिन अखबारों से ही पता चलता है। जी जी मेरी जी छोटी सी, तो उसी तरह की है। कोई ऐसा नहीं है, जहाँ दिल को छू जाता है उस पर बेधड़क, माने डरते नहीं है कि किसी को, एक पक्ष का नहीं। जी, आपने कहा कि जो अमेरिका की बात की ना, आपने जो पैरों में बेड़ियों की बात, हथकड़ी की बात, तो स्वाभाविक है कि जो अभी आपने देखा होगा जो अमेरिका के कदम है, जो नए राष्ट्रपति आए हैं, दोबारा वो राष्ट्रपति बने हैं, ट्रम्प होते हैं, डोनाल्ड ट्रम्प। तो उनका जो कदम है अप्रवासियों को लेकर के, तो जो अवैध रूप से अप्रवासी है पूरी दुनिया के, चूंकि अमेरिका एक अपने आप में भारत जैसा उसका कोई ताना बाना नहीं है, पूरी दुनिया के लोगों ने मिलकर एक अमेरिका को बनाया है और सबकी अपनी भूमिका है, सबका योगदान है। तो ट्रंप का जो कदम है वो अवैध रूप से जो वहां चले गए हैं, जो सही जी, तरीके से प्रक्रिया पूरी नहीं करके, तो उनके साथ जो स्थिति है, ठीक है उनका जो भी कदम हो, लेकिन उसके पीछे आप्रवासियों का एक दर्द भी है, जो खुद को अपना गांव छोड़ता है, अपनी जमीन छोड़ता है और किसी दूसरी जगह अपने बेहतर भविष्य के लिए जाने के लिए कुछ गलत रास्ते भी चुनने से परहेज नहीं करता है, तो उसकी जो दर्द है, पीड़ा है। और आप तो देखे हुएगा कि बहुत बहुत मॉरिशस जैसे देश हैं, तमाम चीजें हैं, और एक अपारवासियों की जो पीड़ा है, और एक बड़ा उसके लिए भी रचना संसार है, भोजपुरी में भी रचनाएं हुई है, तमाम चीजें हैं। तो आगे बढ़ते हुए कि पहले तो आप प्रभात खबर अखबार की चर्चा की, उसमें आपकी रचनाएं आई, बातें बढ़ी। उसके अलावे आप अपनी रचना को लोगों तक पहुंचाने के लिए अब तो काफ़ी प्लेटफॉर्म है, पहले अखबार भी सीमित थे,
अब अखबार भी काफ़ी हैं, दर्जनों अखबार। जमशेदपुर में कभी एक दौर था जहां एक दो अखबार होते थे, प्रभात खबर उनमें से पुराना, और स्थानीय अखबार था संयुक्त बिहार में। उस समय संयुक्त बिहार था तो पटना से प्रकाशित होकर के भी अखबार आता था, हिंदुस्तान होगा। बाद के दिनों में इधर 2000 के आसपास काफी अखबारों की संख्या बढ़ी है अलग अलग तरीके से। तो आप अपनी कविताओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए, अब तो ब्लॉगिंग होता है, सोशल मीडिया में फेसबुक है, ट्विटर है, तमाम चीजें हैं जो अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, फिर किताब भी है। तो हम किताब पर भी आएंगे, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि कविताओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए आपके लिए सबसे सरल माध्यम क्या है जिसका आप इस्तेमाल करती है? जैसे बच्चन पाठक सलील के द्वारा प्रोत्साहन मिला था, तो उसके बाद में 15-16 साल या 18 साल, 20 साल भी कह सकते हैं, जी विराम ले लिए थे, विराम था। फिर कहीं अखबार से ही उनका नंबर मिला, जी तो दो जी तीन साल दिन पर हम माने बधाई देते थे और प्रणाम करते थे। वो जी एक दो बार तुलसी भवन के लिए भी बोले, लेकिन एक झिझक संकोच बस हम जा नहीं पाए। दुर्भाग्य से जाने की हिम्मत, उनसे मिलने की इच्छा थी, लेकिन उनकी मृत्यु की खबर मिली। अब हर साल प्रणाम भी नहीं कर सकते थे, तो कहीं से हमको पता चला कि फेसबुक में रचना संसार भी होता है, ये जबकि हमको जानकारी नहीं था। अभी भी फेसबुक के अलावा मेरे को कोई माने ये सब चीज के बारे में जानकारी ज्यादा नहीं है। सोशल मीडिया का फेसबुक एक चलाते हैं, और उसके तो उसी दिन उनके शिक्षक दिवस के दिन में हम अकाउंट खोले थे। और अच्छा। ये दूसरी पारी, हाँ, उनको याद करते हुए शिक्षक दिवस के दिन अकाउंट खुलवाए थे हम। और दूसरी पारी भी उन्हीं के वो के स्मरण में या उनके आशीर्वाद से फेसबुक से माने बहुत को मेरी रचना पसंद आ रही, बाहर से भी है। एक बड़ा संसार मिला है, प्रोत्साहन भी और आकाश। तो जो कविता की बातें हैं तो उसमें है कि जब कविता की रचना होती है और आप कविता शब्दों के माध्यम से उसको बुनते हैं और लोगों के सामने रखते हैं, तो दो तरह की बातें होती है। एक तो सराहना भी होती है, एक आलोचना भी होती है, क्योंकि कविता का भी अपना संसार है और उसमें हर एक तरह तरह की खेमेबंदी की भी बातें होती है और बहुत स्तर। तो आपको कभी ऐसा हुआ है कि आपको कविताओं को लेकर के कुछ आलोचना का सामना करना पड़ा है? जैसे कि आपने बताया कि आप कि दिल में जो बातें आती है, जो सही लगती है उसको आप कहते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपको जो सही लग रहा हो दूसरे को सही नहीं लगता है। जैसे आपको उनको लेकर ही कोई बातें कहेंगे, ठीक है, आप जो भी बातें कह रहे हो आपकी समझदारी है। आप धर्म को लेकर के ही कहा कि धर्म में जो विकृतियां हैं जिस रूप में, जिससे जिसमें भी है, मैंने जी जी वही जी। बोले कि सुना है मक्का मदीना जाने से जन्नत मिल जाती है। मैंने देखा है बुर्के में सिसकती महिलाओं का बदतर जीवन। तो मैं वही कह रहा था, तो ऐसे भी तो लोग होते हैं ना जो कट्टरवादिता की बात होती है, जो धर्म को लेकर के, या कोई भी धर्म हो, हिंदू हो मुस्लिम हो कोई भी, तो कभी ऐसा हुआ है कि आपको आलोचना का भी शिकार करना पड़ा हो, किसी ने सवाल उठाए हो कि भाई यह जो कर रही है आप ठीक नहीं है, या कुछ ऐसी बातें हैं? अभी तक सौभाग्यवश इस तरह का, क्योंकि एक पक्ष में हम कभी रहते भी नहीं है, ज्यादातर विरह वाला, वेदना वाला मेरी रचना रहती है। और हम कठोर समीक्षा का भी माने इजाजत दिए हुए हैं। एक तरास है मेरी रचना, वहां से एक संस्था है, अभी वो नहीं चल रही है, लेकिन ज्योत्सना स्थाना के घर में उसकी बैठक होती थी, और मेरी रचना वहां गई है, और बहुतों की रचना सुनी जाती थी। तो ऐसा मेरे को मेरी रचना पे आलोचना नहीं आज तक नहीं मिला। मेरी इच्छा है, मैं बार बार बोलती हूँ कि मेरी त्रुटियों पर मुझे ध्यान दिया दिलाया जाए। लेकिन हम खुद ही जान रहे हैं कि मुक्त छंद की हम रचना लिखते हैं, तो मुक्त छंद में जी बातें बहुत है, देखिए कविताओं के माध्यम से तो बातें बहुत कही जाती है ना। आप देखिएगा बिहार में कवि नागार्जुन हुए, जी मगही में मथुरा प्रसाद नवीन हुए। जब एक दौर था जब सत्ता की टकराहट चलती थी, कांग्रेस के काल की बात है, जब रातों रात आप भी कम उम्र में होंगी तो आपने देखा होगा कि हम लोगों के भी दादा वगैरह जो पढ़ाते थे गांव में,
तो बताते थे रात में बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, भारत के प्रधानमंत्री कौन है, ये सब सामान्य दिनचर्या में बातें होती थी कि चलो सोते सोते भी याद करा देना है, फिर उसको कि याद रहे तो पूछता, तो रात में बताते थे कि सत्येंद्र नारायण सिंह मुख्यमंत्री है, फिर सवेरे पूछते थे तो हम लोग को वही याद है, तो बताते थे कि सत्येंद्र नारायण सिंह मुख्यमंत्री है, तो कहते थे कि नहीं अब जगन्नाथ मिश्रा हो गए। अरे तो क्या हो गया, चूंकि गांव में तो 6 बजे 7 बजे रोशनी नहीं, बिजली नहीं, लोग सो गया। तो इस तरीके का जो होता था खेल, उस पर टिप्पणी थी नागार्जुन की, या फिर आपको जो मथुरा प्रसाद नवीन की बातें हैं, तो उसमें उन्होंने लिखा था कि अजी मिश्र जी पतरा देखू, कहिया तक सरकार चलत, एक महज कुर्सी के खातिर कहिया तक तकरार चलत। ये मछली भाषा में बातें या मगही जो समझ लीजिए। तो उसमें था कि मिश्र जी मतलब डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा उससे कभी जानना चाह रहा है कि भाई एक कुर्सी, पतरा देखिए, आप तो पंडित हैं, तो मिश्रा जी भी हैं, तो पोथी पतरा देखिए कि कैसा मुहूर्त बन रहा है, क्या है सरकार के लिए जो एक कुर्सी मात्र है और उसके लिए कितनी खींचतान चलेगी, तमाम बातें होंगी। तो जो कवि में साहस होता है, क्योंकि कवि नैतिकता के धरातल पर खड़ा होता है। और आपने जो बातें कही कि हम आलोचना की स्वतंत्रता देते हैं, उससे हमको कोई झिझक नहीं है, तमाम बातें, तो ये बड़ी साहस की बातें हैं। कुल मिला के अब आते हैं, चूंकि आप महिला बिरादरी का प्रतिनिधित्व करती हैं, आधी आबादी का, और उसमें अभी महिला सशक्तिकरण को लेकर के बहुत सारे बातें होती है, तमाम चीजें हैं। लेकिन मैं जो खुद भी महसूस करता हूँ, और मैंने भी जो अपने परिवार में आस पड़ोस में जो कुछ देखा है, महिलाओं के लिए कुछ नया करना, एक परंपरागत जो तरीका है, एक लीक में बंधा हुआ जीवन है, उससे कुछ अलग हट के करना और अपनी पहचान बनाना, ये बहुत आसान नहीं होता है। यह यथार्थ है, यह सच्चाई है। और तो इससे जुड़ा सवाल बनता है कि कभी आपने अपने जीवन में यह महसूस किया कि महिलाओं के लिए साहित्य और समाज के क्षेत्र में, समाज सेवा का ही मान लीजिए, जिस रूप में समाज को योगदान दे पाए, उसमें सीमित अवसर हैं, उसमें लैंगिक भेदभाव का भी मामला बनता है। लैंगिक भेदभाव कहने का आशय यह कि परिवार में ही आप देखिएगा कि बेटे हैं बेटियां हैं, अभी भी है, और बातें व्यापक पैमाने पर कही जाती है कि बेटियों को आगे बढ़ाने की बात हो, पढ़ाने लिखाने की बात हो, और साथ में अगर बेटा खड़ा होता है तो बेटे के लिए पहले साधन संसाधन जुटाया जाता है, उसकी राहें आसान की जाती है, बेटियों को कतार में दूसरे स्थान पर रखा जाता है कि चलो अगर कुछ हो जाएगा तो इनके लिए भी सोचेंगे, मतलब प्राथमिकता सूची में बेटियां नहीं होती है। तो ये हर एक स्तर पर है, ये परिवार से लेकर के आप घर से बाहर कदम रखेंगे वहां भी है। तो वही मैंने कहा कि जो सीमित अवसर की बात है, तो उसमें आपको कहीं ऐसा लगा कि हाँ सीमित अवसर की बात है और उसमें जगह बनाना, आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। और मैंने लैंगिक भेदभाव की बात तो कही आपको जी। मुश्किल है, लेकिन महत्वाकांक्षा, चाहे महिलाओं, इसमें लिंग भेद हम नहीं कर सकते, महत्वाकांक्षा पे है। आप किसमें संतुष्ट अपने आप को पाते हैं, आपकी सीमा रेखा कितनी है, ये आपको तय करना, उसका पैमाना आपके, कंट्रोल आपके हाथ में होना है। अच्छा जी। मैंने मैंने बहुत नजदीक से लिंग भेद हो रहा है, लेकिन आजकल वो भी टूट रहा है, परिवार में भी देख रहे हैं। पढ़ाई, विशेषकर पढ़ाई में हमको नहीं लग रहा कि अपनी रिश्तेदारी में जो मेरे हम लोग के समय में होता था वो अब नहीं। मेरी भतीजी लोग ही अच्छे पोस्ट पे हैं, जहाँ भतीजा पढ़ा वहाँ भतीजी पढ़ी, तो परिवार में बदलाव हो रहा है। साहित्य जगत में मैं बहुत ज्यादा निकलती नहीं, जानकारी नहीं है, लेकिन जितने फेसबुक से जानते हैं, तो वो महिलाओं के ऊपर ही निर्भर है कि वो अपनी सीमा रेखा कहाँ तक जाएंगी। खुला जी आकाश है, सबके आकाश है। हमको नहीं लगता कि यहाँ विषमता है, या मेरे में जानकारी नहीं है, तो मैं शालीनता से इस पर अपने विचार नहीं प्रकट कर सकती, कि मुझे नहीं लगता कि कहीं महिलाओं को रोका जा रहा है साहित्य में आगे करने। लेकिन हाँ, थोड़ा सा लगता कि मंच पे जब विशेष दर्जा रहता है तो वहां पुरुष का रहता है, वो हम अपने गद्य में या व्यंग में भी हम फेसबुक में डालते रहते हैं जी जी जी। कि तो जो मैं समझ रहा हूं, जो आप कहना चाह रही हैं कि आप अपनी राहें तो तय कर लीजिए,
बहाने मत बनाइए, क्योंकि आगे बढ़ने की राह में परेशानी तो आएगी ही, स्वाभाविक है। तो आप अगर लक्ष्य तय करेंगे तो परेशानी आएगी, जी तो परेशानी भी दूर होंगी। तो कम से कम जी जी पहले अपने को तैयार करिए मजबूती से उस रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए, तो रास्ता जी आसान होगा, ऐसा है जी। तो आप जानना चाहेंगे कि आपकी अब तक कोई पुस्तकें प्रकाशित हुई हों, या स्वतंत्र रूप से, या फिर सामूहिक संकलन के रूप में, या जिस रूप में? जी। एकल संग्रह, काव्य संग्रह देहरी पर धूप, जी जी जी। दो 2021 में छपी है। अच्छा। तो उस उसके बाद काव्य संकलन के लिए तो तैयार है, लेकिन मेरी इच्छा है कि एक गद्य भी लिखे। शीर्षक भी सोचे हैं उसका, टीस शीर्षक भी अच्छा। सोच के रखे हैं। काम भी कर रहे हैं उस पे, लेकिन थोड़ा जल्दीबाजी नहीं करेंगे कि उस पे है। और एक बज्जिका में, हम फेसबुक में भी लिखते हैं, घर में भी मैंने बज्जिका में हम कविता कहानी दोनों लिखते हैं, तो एक संकलन हम बज्जिका में लाना चाह रहे हैं। अब ये कब तक होगा। साझा संकलन भी है 3-4, जिसमें बड़े बड़े दिनेश्वर सर, दिनेश के साथ उनका एक ग्रंथ में तन चंदन मन वृंदावन, उसमें मेरा एक लेख है। और लहक में भी जी जी। शांति सुमन दीदी पे है, तो वो भी, उस पे भी मेरा है। और एक फुर्सत ग्रुप में साझा संकलन है, उसमें भी मेरी रचना है, 5-6 रचना। कविता पत्रिका में 5-6 रचना आई थी 2020 में। जी जी जी। तो बज्जिका का भी तो एक अपना संसार है, और आप जहाँ से आती हैं बता रही हैं, जहाँ जहाँ आपकी जन्मभूमि, या फिर आपका जो ससुराल हुआ, ससुराल और मायका दोनों तो बज्जिकांचल ही कहा जाता है। और जी जो आपने जिस पुस्तक की अभी परिकल्पना की है और बात है, और उसका जो शीर्षक है, तो जो टीस है, तो उसका तो हमको लगता है कि उसका तो व्यापक बहुत बड़ा कैनवस है। जो विषय जो दिख रहा है, टीस जो शब्द ही है, वही अपने आप में बहुत व्यापक है, और उसको किस तरीके से आप बांधिएगा, तो हमको लगता है कि इसका इंतजार रहेगा लोगों को। एक अच्छा विषय है कि किस तरीके से आप बातों को रखती हैं, क्या रखती हैं। तो आगे बढ़ते हुए कि, और अब आपने भविष्य की योजनाएं भी बता दी, और जो कुछ संकलन आना है उसके बारे में भी बताया। तो आपने यह भी बताया कि आपके जीवन में आपको कौन किन्होंने कविता के क्षेत्र में खास तौर से प्रेरित किया। तो कविता के क्षेत्र में बाहर के लोगों ने जो भी प्रेरित किया हो, या रचना कर्म के क्षेत्र में, रचना धर्म के क्षेत्र में, लेकिन वही सवाल फिर आकर के एक बार खड़ा होता है कि जहां से आपको शुरुआत करनी है, घर के भीतर से, फिर आपके घर जी के कदम बाहर पड़ेंगे। तो घर में ऐसे कौन से शख्स थे जिनका योगदान था आपके रचना धर्म को प्रोत्साहित करने में, उस मार्ग पर आपको आगे बढ़ाने में, जिनका सर्वाधिक योगदान मिला हो? मैं यह नहीं कहता हूं कि किसी मैंने किसी व्यक्ति विशेष का ही मिला हो, परिवार का सामूहिक मिलता है, सबों का सहयोग होता है, लेकिन फिर भी कोई एक खास तो होंगे जिनसे आपको प्रेरणा मिली हो या सहयोग मिला हो। मेरे पिताजी टाटा वर्कर्स यूनियन में नेता भी रहे हैं, और उनकी हिंदी पढ़े लिखे ज्यादा नहीं है, लेकिन हिंदी बहुत अच्छी रही है। और वो किताब मंगवाते रहते थे, इंडिया टुडे या जी जी। पेपर है, तो वो जो पढ़ते थे उसी में साहित्यिक कॉलम हुआ। और उस समय में भी हम ये नहीं कहेंगे कि भेदभाव होता नहीं था, लेकिन मेरे को कभी लगा नहीं, विशेषकर बाबूजी पे का लगा कि भैया लोग से ज्यादा है, जो चीज था तो आजादी मिला कि करो। माँ गांव में रहती थी और छोटी बेटी थे, तो वो एक चीज है उनका कि हमको लगा कि उनका हिंदी के प्रति जो प्रेम था, वो चीज मेरे में समाहित हुआ है। वैसे वो जानते नहीं थे कि कविता लिखते हैं। जब पेपर में छपा, अखबार में आया, और आकाशवाणी में रचना आई, तो रेडियो भी खरीदाया, और उसी समय उनको जानकारी हुई कि कविता लिखते हैं। तो पिताजी का क्या पारिवारिक। नाम हुआ आपका? राम सुंदर सिंह अभी भी है, 95 उम्र हो गया अच्छा। है, लेकिन हाँ है। हाँ हाँ। जमशेदपुर तो मजदूर माने ट्रेड यूनियन का भी लंबा इतिहास रहा है, पहचान रही है। और जो टाटा वर्कर्स यूनियन होता है, वो तो पहले टिस्को वर्कर्स यूनियन था। बड़ी दीदी की शादी में बीजी गोपाल आए थे, दिन में आए थे, रात में नहीं, शादी में आए थे तो।
बीजी सेवा गो भाव भी था। बीजी गोपाल बेंजामिन, उनसे पहले तो सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी तक टाटा वर्कर्स यूनियन से जुड़े हुए रहे हैं, हाँ उसका भी एक लंबा इतिहास रहा है। तो आपकी साहित्य यात्रा के बाद जो आपकी भावी योजना है उस पर भी मैंने चर्चा की, पारिवारिक बातें भी की। अभी एक आपसे जुड़ी एक खबर और जानकारी जो मुझ तक पहुंची, और उससे काफी प्रेरणा भी मिली, और लगा कि उस पर भी चर्चा किया जाए। एक पुस्तकालय की बात, कि आपने जी। एक पुस्तकालय खोला है, तो एक सराहनीय पहल है। और जैसे मैंने की शुरुआत में भी कहा पुस्तक को लेकर के, कि पुस्तक जो है मनुष्य में प्राण का संचार करती है, अंतस को मुक्त करती है, उड़ने के लिए पंख देती है। तो जहाँ एक पुस्तक पुस्तक को लेकर के इस तरीके की बातें हैं, इस तरीके की परिभाषा है, वहाँ जब एक पुस्तकों की दुनिया होगी, जो पुस्तकालय होगा, जो पुस्तक का घर होगा, तो खास तौर से एक विशेष बात हुई और एक खास पहल है। ये ऐसा नहीं है कि पहला पहल आपकी ओर से ही होगा, पुस्तकालय के लिए दुनिया में बहुतेरे पहल है, बिहार में भी, झारखंड में भी, जमशेदपुर में भी हुआ। और आपने भी कहा कि पुस्तकालय से ही आपकी शुरुआत हुई, आपने जुगसलाई के पुस्तकालय का नाम लिया, तो स्वाभाविक है कि उस कड़ी को आपने बढ़ाया है और उससे आगे बढ़कर के एक लकीर खींचने की कोशिश की है। तो जानना चाहेंगे कि जो पुस्तकालय खोलने का विचार है आपको कब और कैसे मन में आया, और फिर किस तरीके से उसके लिए आपने संसाधन जुटाए, और किस तरीके से आपको जो कुछ आर्थिक परेशानी हो या सामाजिक कठिनाई हो उसका सामना करना पड़ा है, तो यह बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे जी। 2006 में हम एक पुस्तकालय की मेरी पहले से इच्छा थी। बच्ची छोटी थी, एक छोटी बेटी जो अभी इंटर में है, वो 1 साल की थी। उस समय हम एक बनाए थे विजिटिंग कार्ड जैसा पुस्तकालय का ही, क्योंकि मेरे पास किताब पढ़ने का शौक शुरू से रहा। लाइब्रेरी नहीं भी जा पाए तो पुराने जो साक्षी में ओल्ड बुक मिलता वहां से साहित्य किताब लेके आते थे, तो काफी संग्रह हो गया था। हम सोचे जब घर कदमा में आए तो हम सोचे कि एक रूम सामने में रखते हैं, बाकी भी पढ़े जिसको इच्छा हो। लेकिन देखे कुछ दिन हम बना के देखे, बच्ची को समय ज्यादा बीमार पड़ रही थी तो लगा समय देना, और वो देते देते परिवार के बीच ये मेरी अंदर की इच्छा दबी ही रह गई। और जी कभी कभार जो स्वभाववश भी था, किसी को आर्थिक पढ़ाई के मामले में कभी कभार मदद हुआ, लेकिन इस तरह से नहीं था। जैसे अब वही बेटी बाहर जाने के समय में हुआ तो लगा कि खालीपन होगा। मेरा बाहर जाना भी बहुत ज्यादा नहीं हो पाता है हर जगह। उसी चीज को लेके हम लगभग 1-2 महीना पहले अपनी साहित्यिक मित्रों से चर्चा किए कि करना है, और उन लोग का प्रोत्साहन सहयोग, शिक्षाविद से जूही दी जुड़ी हैं, कल्याणी जी जुड़ी हैं, इन लोगों ने प्रोत्साहन प्रोत्साहन दिया कि किताब आपको खरीदना नहीं है, जो है इस तरह का है। तो बताया कि करंट अफेयर्स कुछ बच्चे लोग ऐसा नहीं हो कि साहित्य के प्रति हो, उन लोग का अगर कोई प्रतियोगिता है जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, उस तरह का भी किताब हम रखना चाहते हैं। तो बोली वो किताब आप नहीं खरीदिए, हम लोग देंगे। तो ये आश्वासन मिला है, कुछ किताब मिला भी है और कुछ मिलने का की सहमति भी मुझे मिली हुई है। और जगह मेरा पूरा एकदम साहित्यिक माहौल जैसा ही, लाइब्रेरी जैसा ही है जगह। नीचे हम अब रहते हैं सेकंड फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर ऐसी खाली था, जी। तो उसको हम उसी का उपयोग किए हैं। कि 2-4 घंटा आके जिसको पढ़ना है बच्चे लोग या जो भी है, तो यही मन में इच्छा थी और सबका सहयोग से अभी शुरुआत किए हैं। तो पुस्तकालय है, उसमें कोई आयु वर्ग की सीमा नहीं है, उसमें कोई भी आके पढ़ सकता है जिनको पठन पाठन में रुचि हो और जो पढ़ना चाहते हो, जानना चाहते हो। आयु वर्ग की सीमा हम तय करना चाह रहे थे, लेकिन लगा कि नहीं, उस आश्वासन मिला। अभी भी 1,000 के लगभग किताब है इसमें, और शुरुआत किए हैं। कुछ अपना घर से सहयोग भी मिला है, परिवार से सहयोग मिला है। जैसे इन्वर्टर नहीं था, ऊपर हम रहते हैं, नीचे लाइन का डीवीसी पावर है, कटरा तो लगा है अभी कि खोल रहे हैं, तो शुरुआत कर रहे हैं। तो परिवार से भी सहयोग, हस्बैंड के सहयोग मिल रहा है। तो पुस्तकालय में पठन पाठन के अलावा उसमें कुछ साहित्यिक गतिविधियां भी होंगी, जैसे कुछ अभी कवि सम्मेलन हो जाना, या फिर कुछ जी। साहित्यिक गोष्ठी वगैरह, या बच्चों के लिए कुछ गतिविधियां।
जी तो किताब के प्रति रुझान देने के लिए या कुछ भी साहित्य के लिए हो, या महिलाओं में भी परिचर्चा की किताब क्यों है। हम एक एक बार, आजकल मोबाइल वाला जरूरत भी है और विवशता भी होगी, माने विवशता ही कहिए, लाचारी, तो उससे थोड़ा सा करने, डाइवर्ट करने के लिए परिचर्चा करना ही होगा कि क्यों हम लोग को है। तो ये 22 तारीख को हम लोग एक परिचर्चा भी रखना चाह रहे हैं, कुछ महिलाओं को, शिक्षाविद महिलाओं के साथ बैठक करके। और कुछ वरिष्ठ साहित्यकारों से बात हो रही है, काव्य गोष्ठी को भी करना है इसमें। तो एक सवाल बनता है कि यदि कोई बच्चा है, वो लड़का हो लड़की हो कोई भी हो, वो अगर शिक्षा प्राप्त करना चाहता है, उसके पास संसाधन नहीं है, तो उस दिशा में तो आपका जो पुस्तकालय होगा तो एक तो सहयोग के रूप में तो खड़ा होगा ना, कि उसके लिए कुछ रास्ता आसान होगा। तो हम चाहेंगे इसमें कि आप कुछ सुझाव दीजिए वैसे लोगों को, ऐसे बच्चों को जो पढ़ना चाहते हैं, कुछ जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए पुस्तकालय से जुड़ने के लिए आप कुछ अपील करना चाहें, कुछ संदेश देना चाहें। जी जी, इसका अपने हम जो पुस्तकालय खोल रहे हैं, इसके इसलिए 50 रुपया सालाना रख रहे हैं कि बच्चा ऐसा ना हो कि फ्री में है, क्योंकि घर में भी है, हम रहते भी है, हम इसी घर में रहते भी हैं, कुछ भी है। और 150 सिर्फ रख रहे हैं, जब जिस दिन मेंबरशिप होगा वापस कर देंगे। तो ये पैसा एक तरह से ना के बराबर है। सालाना सिर्फ 50 रुपया रखेगा, आके पढ़े भी, और हमको लगेगा कि आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है तो जो किताब है हम उसको पढ़ने भी दे देंगे और ले जाने भी देंगे। और हम तलाश इसी तरह के बच्चे को के लिए है कि जो गरीबी के कारण पढ़ाई सही से नहीं हो पा रही है, जिनकी एक दो पेरेंट्स से बात भी हुई है, अभिभावक से, वो लोग बोल रहे हैं कि अगर किताब मिल जाएगा तो बच्चे को इस बार बोर्ड का एग्जाम हम दिलवा देंगे। हम बोले ठीक है, आप दिलवाइए, हम किताब का इंतजाम कर रहे हैं। तो इस तरह से अभी एक दो महीना से तो ये कार्य तय ही हो रहा है। तो अब इस पर हमको लगना है कि बच्चे कम से कम एजुकेशन बाधा नहीं बने, किताब के लिए सहयोग मिले मेरे तरफ से। तो बातें बहुत सकारात्मक और प्रेरणादायक रही सरिता जी, और उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शक और श्रोता जो हैं इससे लाभान्वित होंगे। जाते जाते वही बात दोहराना चाहेंगे कि आशा पर संसार टिका है, जन्म से लेकर मरण काल तक मन उसकी आशा खत्म नहीं होती है। जो आप भी जो कुछ कर रही हैं उसमें भी कहीं ना कहीं आशा का ही बोध है, कुछ उम्मीद जगी है। तो जैसा कि मैंने शुरुआत में भी कहा था कि आशा जीवन का सौंदर्य भी है, जीवन का दीप भी है। और आशा तो एक ऐसा थाली में भरा एक ऐसा खाद्य है जो इंसान खाता रहता है, थाली जो कि तो भरी हुई रहती है आज तक, मतलब आशाएं कभी खत्म नहीं होती। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आशाओं से आपका वास्ता नहीं हो। कहा भी जाता है कि निराशा को कभी अपने आसपास फटकने मत दीजिए, आशा से ही नाता जोड़िए, मंजिल तय करिए, आगे बढ़िए, रास्ता बनता जाएगा और मंजिल की ओर आप निरंतर अग्रसर होते रहेंगे। आपने वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार। जल्द ही फिर आपसे संवाद की कोशिश करेंगे। जी नमस्कार।